जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बुक फिजिकली होना जरूरी है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फिर इंशाल्लाह नहीं जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, डेप्रीशिएशन, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं ये लिखा हुआ आपको मिल जाए, ये तो बहुत लंबा काम है। मैंने एक बार नियत की थी, फिर मैं बदल ली थी। ये जो चीजें लिखी होती है ना, बच्चे कहते थे ये आप हमें दे दे। मैंने एक बार नियत की कि मैं ये करूं, लेकिन वो मुझे कोई तरीका आया नहीं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करने का। कर लेना आप, ले जाना जी। द डेप्रिशिएबल अमाउंट, हाँ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट शैल बी एलोकेटेड ऑन, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को एटलीस्ट हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे क्या करो, रिव्यू। असल में ये पढ़ा रहा हूँ ना, हमने एक एसेट, वो एग्जांपल कर रहे थे, एक एसेट लिया, 10 साल लाइफ थी, 2 साल गुजरने के बाद 8 रहते थे, हमने कहा नहीं 6 रह गए। ये क्या सिर्फ 2 साल बाद एकदम पता लगता है? तो एकदम वाला मामला इंपेयरमेंट में पढ़ेंगे। ये उसूल स्टैंडर्ड ने बताया है कि आपने यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू को हर साल के एंड पे कम से कम एक बार रिव्यू करना है। एवरीथिंग इज ओके? अगर नहीं है तो फिर एस्टीमेट चेंज हो गया है, एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग करो जो सीख रहे हैं, ठीक है। पढ़ो, रेजिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड if expectation differ from previous estimate, the changes shall be accounted for as a change in accounting estimate। जिसको अकाउंट फॉर करने का तरीका मैंने बताया हुआ रिट्रोस्पेक्टिवली। जैसे आइए सेट के अंदर जाके बाकायदा पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिवली। चेंज एस्टीमेट क्या होता है जी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। चलो लिख देते हैं ऐसे, बाद में कभी काम ही आ जाता है। ये अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन एस्टीमेट का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? प्रोस्पेक्टिवली। अब अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन एस्टीमेट, चेंज एस्टीमेट को कैसे अकाउंट फॉर करना है ये कौन बताता है? ये स्टैंडर्ड हमारा है IAS 8, ये वो बताता है, ठीक है ना। तो IAS 8 इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो आपको वैसे पहले समझ आ जानी है इसकी तो। हाँ जी, कब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करें और कब रोक दें? डेप्रिसिएशन स्टार्ट करें जब अवेलेबल फॉर यूज हो, और सीज कर दें जब एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। देयरफॉर डेप्रिसिएशन डज नॉट सीज। सिर्फ डिस्पोजल पे जाकर रोकनी है डेप्रिसिएशन। मोटा उसूल क्या बना? स्टार्ट करो जब अवेलेबल फॉर यूज हो, यानी जब उस लोकेशन वगैरह में आ जाए। यूज नहीं कर रहे तब भी रुक नहीं सकते। स्टार्ट करो जब अवेलेबल फॉर यूज है, और रोक दो जब एसेट बिक जाए। आगे वो कहता है therefore depreciation does not cease when asset becomes idle or is retired from active use unless asset is fully depreciated। ये क्या है? ये तो अभी एक सवाल रह गया, बस रहता रह गया, वो करेंगे इंशाल्लाह। रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज और हेल्ड फॉर डिस्पोजल भी इसको कहते हैं। इस पे एक अलग स्टैंडर्ड लगता है, फाइनल में पढ़ेंगे जाके। लेकिन सादा अल्फाज में समझाऊं ना, तो आपने मिसाल के तौर पे अपना एक पुराना एयर कूलर उतार के उसको साफ सुथरा करके पेंट पूंट करके उसको अपनी बैठक में रख दिया है और वो OLX पे उसकी तस्वीरें लगा दी हैं, क्योंकि आपने अपने कमरे में AC लगा लिया। अब वो कूलर आपने एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया है और हेल्ड किया हुआ है फॉर डिस्पोजल, अभी भी आपके पास ही है। डेप्रिसिएशन इसकी भी नहीं रुकनी जब तक कि डिस्पोज हो ना जाए, ठीक है। तो ये कुछ सी बात लिखी थी। हाँ, यूजेज मेथड जो उसके बारे में वो कहता है कि वो डेप्रिसिएशन 0 हो सकती है अगर कोई प्रोडक्शन ना हो। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो इस एग्जांपल को किसी बच्चे ने किया हो, ये प्लीज अब कर लेना, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, बहुत टाइम हो गया यार। तबाह दे स्टूडेंट, तबाह दे। ये थोड़ी सी बात रह गई है। फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग यूजफुल लाइफ। एक्सपेक्टेड यूजेज ऑफ एसेट, यूजेज असेस्ड बाय रेफरेंस टू एसेट्स, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल, ठीक है। ये ऐसे अंदाजे, इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना, कहीं आए अल्लाह करे एक नंबर का कहीं काम आ जाए MCQ में, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने हैं? यूजेज देखो, वियर एंड टियर देखो, टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस, पुराना कैसे होता है, ठीक है, और लीगल और सिमिलर लिमिट्स। चाहे पुराना नहीं भी होता, लेकिन आपको ही इजाजत है 10 साल यहाँ पर काम करने की, तो ये चीजें सारी देख रहे हो किसको डिटरमिन करते हुए? यूजफुल लाइफ को। फिर कहता है जी लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स। ये अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अकाउंट फॉर भी अलग करते हैं अगर वो इकट्ठे भी खरीदे हैं तो। इसीलिए मैं आपको सवालों के अंदर लैंड और बिल्डिंग का कॉलम अलग रखकर नोट्स के अंदर चलाया करूंगा, इजी रहता है। क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि इसकी लाइफ इंडेफिनिट होती है, और बिल्डिंग नॉर्मली डेप्रिशिएट होती है। तो अगर कोई इकट्ठा रख भी दे तो डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन की करना, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है। लैंड इज नॉर्मली नॉट डेप्रिशिएटेड बिकॉज इट हैज इंडेफिनिट लाइफ। ये बात भी आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, कि depreciation method used shall reflect pattern in which assets future economic benefits are expected to be consumed by entity। कुछ एरियाज में डेप्रिशिएट हो सकती है, तो अगर वो डेफिनेट हो तो कर देना। नॉर्मली लीज होल्ड लैंड को लोग कर देते हैं डेप्रिशिएट की, 99 साल की लीज है तो वो तो फिर डेफिनेट लाइफ हो गया, ठीक है। छोड़े, लीज होल्ड लैंड नहीं है, अभी फ्री होल्ड लैंड की बात करें। डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। ये भी करो, अच्छा जी। एंड इफ देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्टेड पैटर्न ब्ला 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 ब्ला, द मेथड शैल बी चेंज टू रिफ्लेक्ट सच चेंज शैल बी काउंटेड फॉर। वही वाली बात है यार, जैसे लाइफ को आपने रिव्यू करना है हर साल के एंड पे, रेजिडुअल वैल्यू करना है, हमने ये 3 तो देखे थे, ऐसे ही डेप्रिसिएशन मेथड को भी रिव्यू कर लेना। अगर पैटर्न में कोई चेंज है तो चेंज कर लेना, ठीक है। बहुत हो गया, ये कसम से मैं प्लान नहीं करके आया था, बस ये होमवर्क में आप कर लेना। लेकिन असल ये है कि जब तक ये चैप्टर पूरा गो थ्रू नहीं करेंगे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। वैसे भी आपने फिर ऑडिट भी करना है ICAP की किताब, क्योंकि ICAP का एक दावा है, मैं अपनी किताब से बाहर नहीं जाता, किताब में जो है वो टेस्ट होगा, इससे बाहर नहीं जाता। अब आपने एक चैप्टर ICAP का रीड करके देखा कि हमें सब कुछ आता है, तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आना पर्चा इसी में से, वो घुमाएगा फिराएगा तो हम घूम फिर जाएंगे, बस ये हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हमने हर रोज अनसीन की प्रैक्टिस करनी है। हर होमवर्क हराम कर देना है अपने ऊपर, सोल्यूशन को देखना, जब तक जैसे तैसे सवाल करना ले, ठीक है। जाग रहे हैं सारे हाइब्रिड में? हाथ खड़ा करें, कौन कौन जाग नहीं रहा? नहीं जाग रहे थे? नहीं जाग रहे? उठ के बैठो, सीधे बैठो, टेक लगाई हुई तुमने ऐसे, हाँ। अच्छा जी, आ जाए।
क्या ख्याल है? चेंज एस्टीमेट वाले सवाल कर जाते हैं थोड़े से, फिर जाते हैं उस पास से। बड़ा टाइम है 10 मिनट ऊपर भी चले जाते होते हैं, पता आप। टैक्स के लिए माइंड देखो, या तो होती है ना अगली क्लास अकाउंटिंग की, फिर आपको मैं कहता माइंड आपका फ्रेश नहीं हुआ। टैक्स के लिए तो हमारी तो फ्रेशनेस ही यही होती है कि सब्जेक्ट चेंज हो गया है, कैसेट बदल जानी है, स्टार बदल जाना है, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। जुमे आज लग रहा है आज शबे जुमा है। अच्छा बेटा, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, क्योंकि बच्चे अब किताब के अंदर ना देखें, दो तरीके हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर रेट से लाइफ में जाने के, लाइफ से दो तरह से, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू या कॉस्ट, तो ये दो अलग अलग हैं। अब बच्चे चूंकि एमसीक्यू वाला पर्चा पढ़ के आए हैं ना, तो कुछ मसले मसाइल इनको इसमें हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा है आज टाइम बहुत हो गया कि आपको कोई 3-4 लाइनों में रूल्स लिखवाऊंगा कि अगर सवाल में रेजुअल वैल्यू गिवन हो तो क्या करना है, ना गिवन हो तो क्या करना है। वैसे FAR 1 के अंदर मैंने कहीं भी नहीं देखा कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो और रेट हो, रेट ही नहीं होता, लाइफ होती है। रेजुअल वैल्यू हो या ना हो, लाइफ होती है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप इंट्रो से पढ़ के आए, इन लाइन हो जाए, खाम खा परेशान ना हो, वो फॉर्मूला जो है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू लाइफ वाला है, उससे रेट निकलता है ना, पढ़ के कौन किसी को याद आई ये बात, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे आगे डेफिनेशन के अंदर, तो वो फिर बच्चे परेशान ना हो, इसलिए इन लाइन करने के लिए। लेकिन उसमें पता है 10-1 मिनट उस पर भी लग जाने, 5-7 मिनट एग्जाम्पल लाइन लिखवाऊंगा, थोड़ी सी एग्जाम्पल बताऊंगा, तो इसलिए इस सवाल को भी मैं उसी के साथ ही करवा दूंगा, ये वाला, ठीक है। ये सवाल इंशाल्लाह कल आते साथ पे सबसे पहले मुझसे ये करवा लेना, क्योंकि मैंने आज थेरी कोई भी होमवर्क में नहीं दी ना, तो जब मैंने आज कोई थेरी होमवर्क में नहीं दी तो फिर कल मैं कोई थेरी पढ़ाऊंगा भी नहीं, कल मौजे ही मौजे हैं सिर्फ। तो ये आते साथ मुझे आपने कल क्या तारीख है, 5 या 4 है, 4-10-24, ये अब आप लिख लें। अब जिसने याद ना कराया, मुझे कुछ और शुरू करवा दिया, फिर देखना। बाकी मैंने आपको 44 करवाया था, 45 भी करवा दिया था ना। चलो अब ये 47 और 48 ये कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाए, थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाए, ठीक है। मार्कर ना निकाला करो, मुंह के कमांडो हो बस तुम, सर मैं यूं, सर मैं वो। जी बेटा, जी सॉरी, एसी के विंग्स ऊपर कर दें। क्वेश्चन नंबर 46 कल आते साथ करेंगे, मैं पहले 10 मिनट लगाऊंगा फिर करेंगे, ठीक है। 47 पेज नंबर पता नहीं क्या है, मेरे तो दुनिया में आने का मकसद ही पेज नंबर बताना है। 58 होमवर्क कितना है पता है ना बेटा, ये गलती है, हर दफा काटता हूं और फिर अगली बार इसको मिटाना भूल जाता हूं। ये ऐसे ही कोई कहीं पर किसी ने कॉपी कर दिया था पता है। यकम जुलाई से 30 जून वाला सवाल। यकम जुलाई 16 को एक एसेट खरीदा है, कॉस्ट 200 है, रेजुअल वैल्यू 20,000 है और रेट है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। ऑन यकम जुलाई 18 डेप्शन मेथड इज चेंज टू स्ट्रेट लाइन विद टोटल लाइफ ऑफ 10 साल। सही है। अब टोटल लाइफ 10 साल पे चली गई है। यकम जुलाई 16 को खरीदा था, 30 जून 17 तक 1 साल चला, 30 जून 18 तक 2 साल चला, और फिर उससे अगला दिन यकम जुलाई 18 बनता है। मैंने कहा था जब कभी ऐसे सवाल से पाला पड़े, आप अपने जोरे बाजू पे ना इत्तेफाक कीजिएगा, आप इसको टाइमलाइन इस तरह से छोटी सी बना लीजिए, कुछ भी नहीं होता। इसमें शर्म करोगे तो करम डूबेंगे। तो यकम जुलाई से 30 जून, ठीक है। अब यकम जुलाई 16 को कर लिया तो 30 जून 17, फिर 30 जून 18, 2 साल गुजर गए। अब 30 जून 18 के बाद, यानी मैं अगर इसको कहूंगा 30 जून 18 है, तो इस 30 जून 18 के बाद अगला ही दिन क्या होगा, अब यकम जुलाई 19 ना कह देना, मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है ना। हाँ, ये बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यकम जुलाई 18 पर चेंज आ रही है तो 2 साल के बाद चेंज आई ना, ठीक है। ये यकम जुलाई और हमने लिया था यकम जुलाई, ये ऐसे चल रही थी ना कहानी असल में, तो ठीक है, ओके। ओहो वही, ठीक है। तो 2 साल गुजर चुके थे, तो 2 साल गुजरने के बाद मेथड बदल गया, जैसे अभी भी बढ़ के आ रहे हैं। हर साल के एंड पे हम डेप्शन मेथड को रिव्यू कर रहे थे, तो दूसरे साल के एंड पे भी कोई पता नहीं लगा, तीसरे साल के शुरू में जाकर हमने रिव्यू जब किया तो हमें लगा कि यार नहीं यार, ये तो चेंज होना चाहिए, ठीक है। चेंज एस्टीमेट किसी भी वक्त हो सकता है, सवालों को सिंपल रखने के लिए शुरू वाले सवाल हैं तो इनको स्टार्ट पे रखा गया। बाकी किसी भी वक्त हो जाए, हमने अप्लाई साल के स्टार्ट से ही करना होता है, ये उसूल है चेंज इन एस्टीमेट का। ये लिखवा दूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो पढ़ाई स्टार्ट पे है ना, जब हिले जुलेगा ना तो उस वक्त मैं फिर लिखवाऊंगा। जब किसी सवाल में लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर मैं आपको उसूल लिखवाऊंगा। फिलहाल तो सवालों में लिखा ही कहां पे हुआ है, साल के पहले दिन, इसी दिन हमने रखना भी इसी दिन होता है, ठीक है। ले जी, तो यकम जुलाई कब 16 पर एक एसेट खरीदा। अच्छा, रिक्वायरमेंट शायद डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये फॉर्मेट जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर लिया करें, मेरा मशवरा इस वर्किंग इस फॉर्मेट पे। आपका टाइम अब इतनी आदत पड़ गई है आपको इसकी, इसमें उल्टा टाइम बच ही जाता है। देखो ना, आप 2 साल बाद की बुक वैल्यू निकालनी है तो वो भी तो निकालनी है, कॉस्ट माइनस इंट्रोडक्शन करके। आपकी वर्किंग है ना, तो आप अंग्रेजियां कम से कम लिखो। आप यहाँ पर क्या करो, आप कुछ भी ना लिखो, बहुत लिखना है तो डेप्शन लिख लो, डेट शीट ना डालो, एक डेट डालते जाओ, आगे चलते जाओ। क्विक से क्विक वे निकालनी है आपने, वर्किंग है ना, वर्किंग में एब्रीविएशन यूज करो, अंग्रेजी ना लिखो, आपको कोई मसला इतना नहीं है, कम से कम लिखते जाओ अंग्रेजी वर्किंग में, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने की जी। अब 30 जून, अच्छा सॉरी, कॉस्ट 2000, तो 200 कर लें, चलो जी कर लिया। 30 जून 2000, हाँ 16 ना कह देना, 30 जून 2016 एक दिन पीछे हो जाएगा। 30 जून 17 डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, इसलिए रेजुअल वैल्यू को इग्नोर करके 20% रेट। अच्छा, अब ये चेक ना करना पता नहीं सही है रेट या नहीं सही है, ये ऐसे छोटे सवाल है, बस चलते जाओ। इसको चेक करोगे ना कि WDV मेथड ये सही है रेट या नहीं सही है,
तो मसला होगा, ठीक है, छोड़ो इसको, क्योंकि सवाल ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे सिर्फ सिखाना है जी। 40 160, उसके बाद 30 जून 2018 डेप्रिसिएशन 160 इंटू, अब ऐसे जल्दी जल्दी आप भी कर सकते हैं, अगर मैं बोर्ड पे इस तरह से कर रहा हूं, आप जल्दी करते जाए, ठीक है जी। 32 बुक वैल्यू 128, यही तो वो बुक वैल्यू है जो आप चाहेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये क्या है, ये 30 जून 18 की बुक वैल्यू है। 30 जून 18 को अकाउंटिंग में, ये भी कल सवाल आ रहा था ऑनलाइन की मीटिंग में, कि 30 जून 18 के आगे आपने यकम जुलाई, मतलब वो तो दिसंबर वाले साल थे ना, जैसे 31 दिसंबर 15 के आगे आपने यकम जनवरी 16 क्यों लिख दिया है? तो अकाउंटिंग का असूल है, आप ईयर एंड वाली डेट को इंटरचेंजेबली अगले पीरियड की स्टार्ट डेट ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करते हैं ना, ठीक है, तो वही काम है। तो इसलिए ये 30 जून 18 का मतलब यकम जुलाई 18 भी है, 19 में कह देना जून वाला साल है। 18 वाला साल आपने टैक्स अब पढ़ रहे हैं या कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, एक साल है यकम जून 2024 में शुरू हुआ है जो टैक्स ईयर, 30 जून 25 में ये खत्म होना है। ओके, इस साल को इधर सॉरी, इसको बोलने के दो तरीके हैं, लोग यूं भी बोलते हैं इसको 24-25 टैक्स ईयर 24-25, या इसको खात्मे के एतबार से टैक्स ईयर 25 भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हमारा साल एंड हो रहा है 30 जून 18 पे, तो इसको कहने वाले 17-18 भी कह सकते हैं, और खात्मे के एतबार से 18 वाला साल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह 30 जून वाला साल आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। टैक्स तो जरा पढ़ लें, क्योंकि टैक्स ईयर होता ही जुलाई से जून है। अच्छा, अब यकम जुलाई 2018 हमारे 18 वाले साल के पहले दिन की बुक वैल्यू, जो 17 के साल की क्लोजिंग की बुक वैल्यू थी, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ, डेफिनेशन मेथड चेंज होकर स्ट्रेट लाइन हो गया, और टोटल लाइफ इस दिन क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग लाइफ। तो यहां पर हमने अब जब डेप्रिसिएशन निकाली, मैं जानबूझ के डेट नहीं लिखी, कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है, आपके कान। तो डेप्रिसिएशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट हमें चाहिए, कितनी है, रेजल वैल्यू रिवाइज हुई है सही, सवाल में अगर है तो अब यूज कर लो, कितनी है 20,000 डिवाइड माइनस 20 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, स्टार लगा के भी कर सकते हो, मैंने जरा वर्किंग ओपन कर ली, ठीक है। वो क्या है जी, रिमेनिंग लाइफ। हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन चाहिए, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रूल लगना है आगे रिवैल्यूएशन में, यही रूल लगना है आगे इंपेयरमेंट में। जिस दिन रिवैल्यूएशन करेंगे उस दिन रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, जिस दिन इंपेयरमेंट होगी उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। तो ये रिमेनिंग लाइफ से थोड़ा सा आप दिल लगाएं, इसलिए मैंने ये अलग करके लिखा, रिमेनिंग लाइफ निकालना सीखें। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है, यकम जुलाई 18 पे। अब टोटल लाइफ 10 साल वो कह रहा है, टोटल लाइफ पता नहीं असल वाली कितनी होगी, हमारी बला से जाए बाढ़ में। वो कह रहा है चेंज होकर टोटल लाइफ कितनी हो गई है, 10 साल। तो उसके बाद 2 तो गुजर चुके हैं, रिमेनिंग कितनी है, तो रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो 10 माइनस 2 8 साल। तो ये 8 साल यहां पे लिखा आपने, आंसर 13.5, बुक वैल्यू 1, ठीक है जी। अब बेशक आप डेट्स लिख लो कि अब ये 19 वाले साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आप 30-19 लिखते हैं ना तो आप रोके थे कहीं यहां पे रिमेनिंग लाइफ निकाल जाते हैं, जो कि गड़बड़ थी, ठीक है, इसलिए मैंने डेट ही लिखी। अच्छा, अब मेथड कौन सा हो गया, एक साल और आगे चलो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोबारा, अब आप वर्किंग कर रहे हो तो आप ये लिखने की आपको जरूरत ही कोई नहीं, दोबारा वही लिख दो। लेकिन अब चूंकि मैं वर्किंग कर रहा हूं, मैंने तो याद कराना है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम फॉर्मूला, यानी सेम डेप्रिसिएशन। अब अगले 8 साल कोई एस्टीमेट चेंज ना आए। अच्छा, अब देखो उसने मांगा क्या, डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू अगली ना निकालो, लेकिन चलो मैं तो निकाल देता हूं। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 101। समझ आई बात की। ये इतना ज्यादा यूज होता है चेंज इन एस्टीमेट अक्सर सवालों में, आपको तो ये पक्का होना चाहिए ना, इसलिए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करो। पता है आपने सवाल कर लिए तो। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जी, 48। 48 आप भूल जाए, मैं तो ना भूलूं जी। 48 डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 10, कॉस्ट 50,000, रेजल वैल्यू 10,000, लाइफ 10 साल, मेथड यूज WDV ऑन यकम जनवरी 12, द टोटल लाइफ इज 5 साल विद नो चेंज इन मेथड एंड रेजल वैल्यू। यार ये तो आसान सवाल हो गया, वो मजे का सवाल तो यही था फिर, जिसमें चलो खैर चलते हैं फिर, ठीक है। मेथड तो नहीं बदला, अब चलो खैर कोई बात नहीं, लाइफ तो बदल गई ना, एस्टीमेट चेंज तो है ना। अब शुरू करें काम, 2 साल बाद चेंज है, बिस्मिल्लाह करो जी। यकम जनवरी 10 को खरीदा एसेट, यकम जनवरी 10, कॉस्ट 50, 31 दिसंबर 10 डेप्रिसिएशन निकालने की बारी आई, तो 50 के ऊपर रेट लगाना था, वो अवेलेबल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वर्किंग ऑन रेट निकालना है तो 1 माइनस 10 है, 5 है, 5 नहीं, ओरिजिनली 10 है, 10 है, ठीक है। ओरिजिनल लाइफ कितनी है, ये 10 है ना, तो ओरिजिनल मैं पहले दिन खड़े होकर रेट निकाल रहा हूं ना, तो 10 का रूट कॉस्ट, रेजल वैल्यू कितनी है, 10 है ना, अच्छा, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 मैं कंफ्यूज कर गया जी, ओवर 50। पहले दिन भाई ने कहा था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। रेट 14.9%। अच्छा, रेट्स को ना राउंड करने से थोड़ा सा परहेज, ठीक है। रेट को 862 तक ले जाना है, ये राउंडिंग वाला बंदा मशवरा दे रहा है ना,
ये रेट को होता है ना, रेट परसेंटेजेस और रेट्स को आपने राउंड करने के लिए थोड़ा 2 डेसिमल के बाद तक जाना। उसकी वजह क्या है, इन्होंने आगे अप्लाई होना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी कोई निकल आया पर यूनिट इतने रुपए, अब आगे 1 लाख यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होकर ज्यादा फर्क पड़ता है ना, तो रुपीस को हमेशा ही राउंड करेंगे, यानी कि जब इसमें अप्लाई हो जाना है ना अमाउंट पे, उस अमाउंट को राउंड ही करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रेट्स को मशवरा है, गलत ये भी नहीं है, मशवरा है कि आपने रेट्स को परसेंटेजेस को लिख लो अपने पास, रेट्स और परसेंटेजेस को डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के साथ लेंगे। हाँ, तीसरा ना लिखना, दूसरे पे राउंड कर देंगे, ठीक है, ये एहतियात काफी है। ओके, वजह क्या बताई, इन्होंने आगे अप्लाई होकर आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो 8 के आगे क्या है, हाँ तो 8 7 कर दो, 2 पर राउंड कर देंगे, इसको राउंड कर लो। तीसरा डिजिट मत लिखना, लेकिन 2 वाली मेहरबानी कर लेना। बाकी कोई जिद पे अड़ा हो तो वो तो 15 भी लिख दे तो खैर है, उसने ये शो कर दिया तो उसको उसके नंबर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट मेरा मशवरा रेट और परसेंटेजेस जो हो, रेट जैसे पर यूनिट रेट निकलता है या परसेंटेजेस हैं, इनको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले जाया करो। ले जाओगे, चलो तो ले जाओ, फिर मुझे क्या कहते हो, ले जाओ जाओ। 14.87% ये जनाब वर्किंग 1 से आए जी, बताएं 7 बस अब आगे नहीं, ये 7.4 भी ना करते तो मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये आपने कर दिया ना, आगे 7.4 को 7 लिखने वाले को फिर कोई मसला नहीं है, वो चल लिख सकता है। लेकिन चलो आपकी एक आदत चल रही है एक डेसिमल वाली, कम से कम 42 पॉइंट, छोटी फिगर हो ना तो अच्छा होता है, ये एक डेसिमल जो आप डालते हैं ना, बड़े सियाने हो गए आप लोग। 31 दिसंबर 11, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो 42.6 पर 14.87 6.3, बुक वैल्यू 36.3 ही करूंगा, बुक वैल्यू आ गई। ये जनाब 31 दिसंबर 11 की है, यानी ये वो है जिससे अगले दिन चेंज आ रहा है। तो अपनी आदत के मुताबिक जिस साल डिस्पोजल हो या जिस साल चेंज आ रहा हो, ये हम लिख लेते हैं, हमें हेल्प दे जाता है। डिस्पोजल के अंदर भी डेप्शन की वर्किंग में ये हेल्प दे जाती थी, ये डेट लिखना, और यहाँ पे भी क्योंकि हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है, चेंज एस्टीमेट के दिन तो जरा इजीली पकड़ा जाता है। यहाँ तक वो मसला तो बताएं, यकम जनवरी 12 को क्या हो रहा है, एज टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर्स। देखो जब ये एसेट लिया था तो लाइफ 10 साल थी, 2 साल गुजरने के बाद वो कह रहा है नहीं जी टोटली लाइफ कितनी है, एस्टिमेट चेंज हो गया ना, अब 5 तो टोटल लाइफ उसने कहा है कि टोटली अब ये 5 साल इसकी जिंदगी है, टोटली 5 साल जिंदगी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने कोई लॉ पास कर दिया कि ये वाला काम बस 5 साल ही होना है, तो 2 साल तो गुजर चुके थे, तो वो 3 साल जो है वो मजीद रिमेनिंग वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एस्टिमेट चेंज तो हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए, यकम जनवरी 12 पर एक तो हमें चाहिए बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, ये तो हमारे पास अवेलेबल है, ये 36.3 ये तो अवेलेबल है। अच्छा ये तो वैसे ही WD मेथड में यही होता है, यही रेट लगना था ना, चलो अच्छा है, ये तो अवेलेबल है। अगला मसला क्या है, रेट अब पुराना लग सकता है, नहीं, पुराना रेट किस लाइफ से निकला हुआ है, 10 से, यही तो चेंज हो गई अब, यही तो, अगर ये 8 होती ना आज रिमेनिंग तो फिर कोई चेंज नहीं था, 2 गुजर के 10 में से तो 8, वो तो सही है, लेकिन रिमेनिंग अब कितनी है, वो कह रहे टोटल 5 है, तो रिमेनिंग 2 गुजरने के बाद 3, तो लाइफ अगर बदल गई तो रेट दोबारा निकालना पड़ेगा। तो आप एक बार फिर वर्किंग करेंगे रेट की। अब इधर देखें जी, 1 माइनस, इसमें कोई चेंज है नहीं, लेकिन ये बदल जाएगा, ये 36.3। इधर देखें जी, ठहर जाए, मैंने रेट का फॉर्मूला आपको जो पहले दिन दिखाया था, तो मैंने कहा था 1 माइनस nth रूट S/C, ठीक है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर इसमें मैंने कहा था पहले दिन, ये n किसे कहते हैं, यूजफुल, ब्लू मार्कर को और तो निकालेगा, यूजफुल लाइफ को, ठीक है। s किसे कहते हैं जी, s रेजिडुअल वैल्यू को, ठीक है जी। ये क्या है जी, एंड वालों को ना समझ नजर नहीं आता, बहुत रिस्क होता है। यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, और ये क्या है जी, कॉस्ट। अब ये तो तब है जब लाइफ के स्टार्ट में खड़े हैं, कॉस्ट ले रहे हैं, ओरिजिनल वाली यूजफुल लाइफ ले रहे हैं, ओरिजिनल वाली रेजिडुअल वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आगे चल के कभी एस्टीमेट चेंज हो जाए और ये फॉर्मूला एस्टीमेट चेंज के दिन यूज करना पड़ जाए, तो फिर यूजफुल लाइफ की बजाय क्या लेना पड़ेगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कॉस्ट की बजाय क्या लेना पड़ेगा, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। और रेजल वैल्यू की बजाय अगर रिवाइज हो जाए तो रिवाइज वाली रेजल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला एस्टीमेट चेंज के दिन लगाना पड़े तो एस्टीमेट चेंज के दिन बुक वैल्यू इस फॉर्मूला में रखोगे, रेजल वैल्यू रिवाइज हुई तो वो रखोगे, और लाइफ रिमेनिंग वाली रखोगे, ठीक है। गॉट इट, इनटू 100 जी, 34.9 माशाल्लाह। तो 34.9% ये जनाब वर्किंग 2 से लिया एग्जामिनर भाई हमने। हाँ तो आंसर डाल दो, यस सर, यस सर, यस सर। लो 12.7। सर कुछ नया पढ़ाएं, बोर हो रहे हैं हम, कुछ नया हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अब एक डेफिनेशन और निकालनी है तो निकाल लो, क्या है 23 अब इससे आगे 23.6 पे लगाया, जगह नहीं, आप बस ठीक है, नीचे वर्किंग कर बैठो। 23.6 पे आप 34.9 लगाना है, ठीक है, सही है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब लाइफ का एंड होगा तो आपको मतलूबा फिगर मिल जाएगी, बुक वैल्यू, जरूरत नहीं आगे जाने की, ठीक है। चलें। अच्छा, अब पास पेपर 4 तो डिस्कस हो ही सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैं उसको 15 मिनट में डिस्कस करूं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। तो एक छेड़खानी का दिल कर रहा है,
वो छेड़खानी क्या है आपके ख्याल में, क्या है वो छेड़खानी? ये अगला काम जो नजर आ रहा है ना, ये आपको फटाफट जरा समझा के भेज दूं। सिर्फ 3 तो सवाल हैं इसके, जिनमें से 2 का आंसर भी है। तो क्या कहते हैं आप लोग, शुरू करें? पास पेपर 4 इज पेंडिंग, ठीक है। अब हो सकता है वो कल भी पेंडिंग कर दूं कि कल रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे, फिर हो सकता है किसी दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पास पेपर 4, मैं बता रहा हूं। अच्छा जी, एसेट अकाउंट is prepared at cost, is prepared at cost, ये हम पढ़ चुके, ठीक है जी। अब इसको ना हमने डिफरेंशिएट करना है इससे कि अगर हम एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे प्रिपेयर करना चाहें तो ठीक है जी, तैयार हैं? 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने, मोहतरमीन मुकरमीन अजीजान मन ने, डेप्रीसिएशन की क्या जर्नल एंट्री सीख रखी है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा चलो, तो डेप्रीसिएशन के बारे में आपका ये फरमान है कि अगर आप डेप्रीसिएशन की एंट्री करें तो वो होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू शो करने लग जाए तो सोच के बताओ क्या ऐसा चेंज करना पड़ेगा इस एंट्री में कि एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू पे आ जाए? डेप्रीसिएशन की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी क्योंकि ये इधर तो टेस्ट होती नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि बेटर प्रेजेंटेशन है, नोट उसी हिसाब से, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट उसी तरह से है। लेकिन ये मैं बनवा इसलिए रहा हूँ कि अभी चलो चल सो चल में काम है, अभी सीख लें, क्योंकि आगे जाके जब दूसरे टॉपिक्स में इसमें यूज होना है तो उस वक्त फिर आपसे ये हो नहीं पाता, परेशानी होती है, ठीक है। तो पहला चेंज नजर आया जी? कोई मुश्किल लगा? अच्छा, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बनाना है, यहां पे करके मैं बना भी देता हूं। एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा होगा, जैसे आप बनाया करते थे कि अगर एसेट अकाउंट आप कॉस्ट पे बनाएं तो उसकी निशानी क्या होगी? ब्रॉड डाउन कॉस्ट ही पड़ी होगी, ठीक है। फिर एडिशन है, उसमें तो कॉस्ट ही आएगी, बाकी बात में आगे बात, चलिए मैं बाद में करता हूं, ठीक है। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है उसकी एंट्री आप करेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री एक्यूमुलेशन में करेंगे तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट। जब ये एंट्री पास करेंगे ना तो एसेट में चूंकि एसेट की कमी हिट ही नहीं हुई, इसलिए एसेट अकाउंट क्या शो करता रहेगा? कॉस्ट। लेकिन अगर आप एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाते हैं तो उसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट का वजूद ही सिरे से खत्म करना पड़ेगा। एसेट अकाउंट का वजूद ही मिटा दो, ठीक है। एसेट अकाउंट का वजूद कैसे, सॉरी एक्यूमुलेशन अकाउंट का वजूद ही मिटा दो। वो कैसे मिटेगा? जब आप डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री एसेट अकाउंट में ही कर देंगे, ठीक है। तो अगर एसेट अकाउंट आपको कोई कहे कि बुक वैल्यू पे बन रहा है तो समझ जाना कि डेप्रीसिएशन की एंट्री, ब्रॉड डाउन क्या आता है वो तो मैं बाद में बताता हूं। डेप्रीसिएशन की एंट्री जो है वो एसेट अकाउंट में ही हो गई है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। तो जब डेप्रीसिएशन की एंट्री इसी अकाउंट में पड़ गई तो क्या दूसरे अकाउंट का वजूद भी बाकी रहेगा? अच्छा जी, चलो साथ ही अब ये बताओ, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो क्या ओपनिंग डेट पर इस एसेट अकाउंट के अंदर एसेट्स की बुक वैल्यू पड़ी होगी या कॉस्ट पड़ी होगी? हो ही नहीं सकता। पिछले पीरियड से ब्रॉड डाउन का मतलब ये है कि पिछले पीरियड का कैरी डाउन। तो अगर हमारी पॉलिसी ये है कि हम डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में करते हैं तो एसेट अकाउंट में ही पिछले साल भी हुई होगी, तो क्लोजिंग में कॉस्ट कहां से रही होगी? बुक वैल्यू ही होगी। अजल से हमारे इस अकाउंट में बुक वैल्यू ही चली आ रही है तो ओपनिंग भी बुक वैल्यू ही होगी। ये फर्क समझ आया? आराम आराम समझो, कोई मसला नहीं, सवाल ना भी हो खैर कल कर लेंगे, जल्दी नहीं करनी, सीखने में जल्दी नहीं करनी, यहां तक कोई मसला। अच्छा, दूसरी चीज ये तो डिसाइड हो गया कि अच्छा ब्रॉड डाउन कॉस्ट होता है तो यहां पर फिर कैरी डाउन भी क्या होती है? कॉस्ट। और यहां पर फिर कैरी डाउन क्या होती है? बुक वैल्यू। ये तो आसान बातें हैं, इनको लिख लेना साइड पे, क्योंकि एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे है तो फिर ओपनिंग भी कॉस्ट क्लोजिंग भी कॉस्ट है, तो देख के आए। और एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे है तो उसका मतलब समझा दिया कि डेप्रिसिएशन की एंट्री यहां पे पड़ेगी, दूसरा अकाउंट वजूद में नहीं रहेगा, तो यही अकाउंट फिर क्या शो करेगा? बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू, क्लोजिंग की भी बुक वैल्यू, ठीक है। अगली बात, एडिशन की क्या एंट्री होगी? एडिशन की एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा हो तो वो भी यही एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो एडिशन किस पे आएगा?
कॉस्ट, ठीक है। एडिशन इधर भी किस पे आएगा, कॉस्ट पे, क्योंकि एडिशन की कहां से लाऊं मैं बुक वैल्यू, जिसका पहला साल है उसकी तो कॉस्ट ही होती है ना। तो मसला ये तो सेम रहा। आपने डिस्पोजल पढ़ रखा है, सिंपल डिस्पोजल की एंट्री आपने क्या सीख रखी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट, पीएनएल को डेबिट साइड पे रख रहा हूं मैं, लॉस है, और ये बैलेंसिंग जॉइंट पे निकालते हैं, और एसेट क्रेडिट, ठीक है। कोई भी डेटा हो सकता था, मैं तो फिलहाल ऐसे ही बस, ठीक है। अब एसेट अकाउंट में से आप क्या निकाला करते थे, स्टेप 1 क्या निकाला करते थे, जाने वाले एसेट की कॉस्ट, और उसकी कंडक्शन को डेबिट कर देते थे कंडक्शन अकाउंट में से, ठीक है ना। यानी कि आपको ये नजर आती थी सूरत हाल, डिस्पोजल अगर हुआ है तो डिस्पोजल अकाउंट में आप फेंकते थे जाने वाले एसेट की कॉस्ट, क्या ख्याल है, ऐसे ही करते थे, और वो निकल के यहां से अच्छा डिस्पोजल का अकाउंट वजूद में आया हुआ है। एक तीसरा अकाउंट बना करता था, कौन सा अकाउंट, सर सवाल कराया करें ना, फनकारियां लगाते हैं, हमसे सवाल करवाएगा जी। एसेट अकाउंट में से क्या निकला करता था, कॉस्ट, वो निकल के कहां जाती थी, डिस्पोजल अकाउंट में। दूसरे स्टेप में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से अक्यूमुलेशन निकलकर कहां जाया करती थी, डिस्पोजल में, ठीक है। सही है। ये जरा जगह थोड़ी सी तंग थी तो मैं ये वाला स्टार नहीं लगा रहा, काम तो चल जाएगा ना इससे। आपको क्या लगता है एडिशन की कोई फिगर नहीं आती, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप 3 में हम लिखते थे कैश और लॉस है तो इस तरफ आता था, ऐसे ही है, बैलेंसिंग फिगर लॉस, कोई मसला जी। तो डिस्पोजल सिंपल वाला हो तो डिस्पोजल अकाउंट हमारा ऐसे बनता था, और ये चीज है, ये डिस्पोजल है, और डिस्पोजल अकाउंट की ये शक्ल। अगर हमारा एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे प्रिपेयर हो रहा है तो पहले तो एक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे, क्या ख्याल है, वही स्टेप रहेगा। यार इस अकाउंट का तो वजूद ही नहीं आया है, अगर आप एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे रख रहे हैं तो इस अकाउंट का तो वजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से, कैसी बात कर दी आपने। तो ये वाला काम नहीं होगा, लिख के काटो ताकि याद रहे, ठीक है। हाँ, एसेट क्रेडिट और कंडक्शन डेबिट करके दरअसल जो 2 स्टेप्स आप अलग अलग परफॉर्म करते थे, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो वो दोनों स्टेप्स एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसेट अकाउंट में पड़ी ही क्या होगी, बुक वैल्यू, तो वही बुक वैल्यू निकाल देंगे, कॉस्ट अलग और अक्यूमुलेशन अलग नहीं आएंगे। यानी ये आसान काम है, लेकिन चूंकि ये यूज नहीं होता, जहां यूज होना है वहां पे देखेंगे इंशाल्लाह, उसको बस सिखा रहा हूं। तो ये तो आसान काम है, एक स्टेप हमारा काम हो गया। स्टेप 1 और स्टेप 2 ये नेट होकर, कॉस्ट और अक्यूमुलेशन नेट करके बुक वैल्यू बनती थी ना, ये नेट होकर एक से पहले 2 स्टेप्स एक रह गए। एसेट अकाउंट को क्या करेंगे, जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू से क्रेडिट। अच्छा जी, कैश जितना से आएगा, ये थोड़ा ही है कि आप एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बना रहे हो तो आपको एसेट खरीदने जो बंदा होगा, मैंने नहीं कैश देना, आपका तो एसेट ही बुक वैल्यू पे बन रहा है, उससे इससे क्या, तो कैश जितना से डेबिट हो गया, और पीएनएल। मैं मिसाल के तौर पे देखता हूँ कि ये एक एसेट है, उसकी 100 रुपए कॉस्ट है, उसकी 35 रुपए अक्यूमुलेशन है, ठीक है, और हमारा वो 40 रुपए का एसेट बिका है, कितना लॉस आ गया, 45 कर लो, 50 कर लो, थोड़ा फिगर बदल जाए जी, 15 का लॉस आ गया। अब यही अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो आपके एसेट अकाउंट में से 100 अलग और अक्यूमुलेशन अकाउंट में से 35 अलग नहीं जाना, बल्कि दोनों को नेट करो, कितना बनता है, ये 65 की बुक वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी, अज्यूम दैट है, ठीक है। कैश तो वही आना है 50, तो लॉस क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम काम, उल्टा जिंदगी क्या होने जा रही है, आसान होने जा रही है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेजर में इसका भी लेजर बना दे भाई, कह रहे हैं एक्सचेंज भी कर देते हैं, ठीक है, इसका लेजर तो बनाने दें भाई, फिर हमारे इसका लेजर बनाए जरा पहले। तो इसका लेजर जनाब आली मकाम, जनाब सदर, इसका लेजर जो है, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा हो तो डिस्पोजल अकाउंट की शक्ल कुछ ऐसी होगी, एसेट अकाउंट से और अक्यूमुलेशन अकाउंट से फिगर्स आएंगी। अच्छा सॉरी यार, लिख के काटना था ना, नहीं आएगा, बल्कि यहां पर ही क्या होगा, बुक वैल्यू आएगी। बाकी वैसे ही तो आपको ये बनवाने नहीं चाहिए था, आप सर हम कर लेंगे, वी विल मैनेज, रहने दें आप, करने ही। वहां से देख रहे हैं ना घड़ी आगे टिक टिक जा रही है, बचत हो रही है, बचत नहीं हो रही, 2 सवाल घर पे करने थे सोल्यूशन मैथ वाले, वो भी होमवर्क करना पड़ जाएगा जो सोल्यूशन वगैरह वाले, हम ऐसे करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ये तस्वीर जब हम बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि आपके पास नोट करने का टाइम तो होगा नहीं, वैसे भी खास नोट करने की चीज है तो नहीं, ये तो आपके दिमागों में, ये तो आपके दिमागों में चल रहा है सब। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, थोड़ी सी था तो आगे ले आनी है। अब मैंने एक एक्सचेंज की एंट्री बस लिखनी है जी, अगर आप लोगों की इजाजत ना भी हो तो, अगर आप लोगों की इजाजत ना भी हो तो मैंने ये एक एंट्री लिखनी है, और वो एंट्री है जनाब एक्सचेंज की। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एंट्रीज आपको अब याद है माशाल्लाह, अक्यूमुलेशन ओल्ड एसेट की डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, और पीएनएल को डेबिट साइड भी रखो, लॉस ही रखो, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा जी, हमें माजरत, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा जी। एसेट जो है वो ओल्ड की कॉस्ट से डेबिट, पीएनएल को इंशाल्लाह डेबिट साइड भी निकाल लेंगे, ठीक है। एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट और कैश क्रेडिट, नॉर्मली क्रेडिट ही होता है, ठीक है जी। अब लॉस ही रखें ताकि वो ज़हन में जरा बैठा हुआ है ना, उसी तरह से। तो पीएनएल क्या कर दें जी, पीएनएल डेबिट हो गया,
डेटा लिखना है या काम चलेगा? लिख देते हैं, चलें लिख देते हैं, कोई मसला नहीं जी। एसिड पुराना जो था वो 70 रुपए का था और वो 30 रुपए डेप्सिट हो चुका था। एसिड नए की कॉस्ट जो हमने 120 रुपए निकाली, 150 हो गया, और कैश हमने पे किया जनाब 80 रुपए। जी बताएं जी कितनी बैलेंस की फिगर आ रही है? बैलेंस हो गया है, सुभान अल्लाह। भाईजान 90 रुपए दिए थे, आपको क्या पता दे के पैसे में आया था? हाँ जी, 10 रुपए का क्या आ गया? लॉस। ठीक है जी, तो 10 रुपए का लॉस आ गया। अब अच्छा जी, अब मामला कुछ ऐसे है कि अगर एसिड अकाउंट बन रहा है बुक वैल्यू पर, तो सबसे पहले तो अक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे, पुराने एसिड की कॉस्ट। ओहो भूल गया यार, भूल गया, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग नहीं भूलते हैं। बाकी सब वैसे ही एसिड अकाउंट में नए की कॉस्ट डेबिट होगी। कितनी? बुक वैल्यू नए की कहां से लाऊं? नए की तो कॉस्ट ही है। और एसिड अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे पुराने की बुक वैल्यू। अब कॉस्ट नहीं, अब बुक वैल्यू कितनी? 40। ये मैंने डेटा ज्यूम किया हुआ है, ठीक है, 40। कैश उसी तरह से क्रेडिट होगा 90। और बैलेंसिंग फिगर तो भाई फर्क तो कोई नहीं है, सिर्फ हमने अपने एसिड को रिकॉर्ड करने का तरीका ही बदला है। ठीक है, तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन अगर होगी तो अब आपकी ये फरमाइश भी होनी है। तो चलो, तो आपका डिस्पोजल अकाउंट अगर एसिड अकाउंट कॉस्ट मॉडल पर बन रहा है, कॉस्ट मॉडल नहीं कहना, सॉरी, एसिड अकाउंट कॉस्ट पर बन रहा है, तो क्या करोगे आप कहोगे जी डिस्पोजल अकाउंट में पुराने एसिड की कॉस्ट जाएगी। आगे लो, ये सारा टॉपिक मैंने ऐसे ही करा दिया वाला है ना, गोली नहीं, गोली कहेंगे ना। हाँ जी, एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे इस जाने वाले पुराने एसिड के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। एडिशनल चीज क्या आएगी? बिल्कुल वही काम चल रहा है। एडिशन तो हमेशा किस पे आता है? कॉस्ट पे। न्यू की कॉस्ट आ जाएगी। एडिशन है, डिस्पोजल लिखना है तो लिख लो यार, है तो एडिशन ही ना। ठीक है, तो यहां पर आ गया जी एसिड, न्यू, ऊपर ओल्ड लिख लेते हैं, पता ही आपको कॉस्ट है, न्यू। ठीक है, ये ओल्ड है। ओके, नेक्स्ट कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट और P&L। अब बस ठीक है, आप फिगर्स लिख लेना खुद में, फिगर क्या लिखवाते हो मुझसे। ठीक है, और अगर हमारा एसेट अकाउंट, मसला कहां से आता है? एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बन रहा है तो बदल रही है, और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बन रहा है सिर्फ एक चीज से चेंज हो जाता है। मेथड का कोई मसला नहीं है, जिस मर्जी मेथड से आपने एक्सपेंस निकाला है, अगर उसकी एंट्री आपने की है डेबिट एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेबिट क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। और अगर आपने डेबिट एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेबिट क्रेडिट की एंट्री की है तो वो बुक वैल्यू पे बन रहा है। अच्छा सॉरी, एसेट पे। ठीक है जी, एसेट पे क्रेडिट कर दे। तो चले नेक्स्ट, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये देखो डिस्पोजल, तो डिस्पोजल उसी तरह से क्रेडिट होगा इधर भी। ठीक है, क्रेडिट होकर, लेकिन डिस्पोजल की क्या निकल के जा रही होगी? बुक वैल्यू, क्योंकि यहां पर कॉस्ट पड़ी ही नहीं है। तो एसेट अकाउंट में से आपने ये अलग अलग नहीं करना, अकाउंट से अलग कॉस्ट आ रही है और एक्यूमुलेशन अलग आ रही है। ये अलग जो करते थे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं बार बार लिख के काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे फर्क क्या है। ठीक है, बल्कि यहां से ही क्या आनी है? एसेट अकाउंट से निकलकर बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये ना कहना सर पुराने पिछले वाले डिस्पोजल की बुक, पिछले वाले डिस्पोजल का क्यों नहीं आया? वो भी आया होगा यार, वो लिखा नहीं था, बस भूल गए थे। ठीक है, बुक वैल्यू निकलेगी, एसेट अकाउंट में पड़ी है बुक वैल्यू जाने वाले एसेट। ठीक है, यही है जी। उसके बाद एसेट अकाउंट में आप डेबिट करोगे न्यू एसेट की कॉस्ट को, वो बिल्कुल सेम है, यानी एडिशन सेम रहता है, लेकिन डिस्पोजल की एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ये न्यू की कॉस्ट ही होगी। ठीक है, और उसके बाद कैश सेम और P&L उसी तरह से सेम। फिगर्स लिखोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और समझ आई है? अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में कोई फर्क आएगा? जर्रा बराबर ही फर्क नहीं आएगा। वो जब निकल आएगी फिगर स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस देखते हुए करना, बल्कि ये उल्टा आसान हो जाएगा। ओपनिंग बुक वैल्यू पहले निकालते होते थे, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन होगी। हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर कॉस्ट खुद को उसको बतानी पड़ेगी या हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब जरा इसकी पिक्चर्स लें पहले इस तरह से। एसेट अकाउंट अगर प्रिपेयर हो रहा है, जूम आउट क्यों करूं बेटा? पूछता नहीं, अब पहले जमाने में पूछा करता था, अब नहीं पूछता, लेकिन ये यूज होता है आगे, यूज होता है कैश फ्लो के टॉपिक में, यूज होता है एनपीओ के टॉपिक में बहुत ज्यादा। ठीक है, वहां पर ये अकाउंट अगर आपको बनाना नहीं ना आता, ये इस शक्ल में आपको दिखाया है, तो आप सवाल नहीं कर सकते, फंस जाते हैं। फिर वहां जाके सीखने लगे तो आइए 16 बहुत पुराना हुआ होता है, फिर सीखा नहीं जाता। अभी सीख लेंगे इंशाल्लाह, वहां पे जाके 1-2 सवालों के अंदर वो रिवाइज हो जाएगा। वरना मैक्सिमम क्या करूंगा, इन तीनों में से कोई एक सवाल कहूंगा दोबारा कर लो। करते हैं जरा, ये पिक्चर्स आ जाए बच्चों जी। फर्क जान के जी, फर्क समझ आ रहा है? देखें ना, अब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मैं सोच रहा था कि अभी इसका भी एक सवाल करा दूंगा, लेकिन पता नहीं क्या, बस आप लोग इतने स्लो चलते हैं ना। लेकिन मैं बेटा आप लोगों की शक्लों के हिसाब से, यानी कि आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से चल सकता हूँ, और जल्दी कोई नहीं, हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ट्रैक है। मैं भी रोज अपना हिसाब लगाता हूँ, आपको कहता हूँ ना, तो खुद भी अपना हिसाब लगाता हूँ। 31 जनवरी तक कितने दिन में क्या टॉपिक, कितने दिन में क्या करना है, वो सब ऑन ट्रैक ही जा रहा है। लेकिन मैं अब देखो ना, एक चीज होती है ऑप्टिमिज्म ना, तो मैं ऑप्टिमिस्ट अप्रोच से आता हूँ, एक अच्छी नीयत और अच्छा आप लोगों से गुमान लेकर आता हूँ कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 मिनट लेट हो गया था, तुम तो भी इस दफा पढ़ रहे हो, मैं बड़ा टाइम पाबंदी से आ रहा हूँ। 15 मिनट लेट आता था और आधा घंटा लेट छोड़ता था। शुक्र करो, शुक्र जी बेटा। यहां पर वाहिद फर्क क्या है, डेप्रिसिएशन की एंट्री ये पड़ गई।
ठीक है। जब डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में पड़ गई तो एक्यूमुलेशन का लेजर उसका वजूद ही खत्म हो गया। अब इसकी वजह से डिस्पोजल की भी यहां से बुक वैल्यू निकल रही है, ओपनिंग भी बुक वैल्यू पर है और क्लोजिंग भी बुक वैल्यू। ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट पे होता था, डिस्पोजल की कॉस्ट निकलती थी जब डेप्रिसिएशन की एंट्री एक्यूमुलेशन में करते थे। एक एंट्री क्या बदली, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मैच नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से मैंने नहीं, इस दफा मैंने पक्का इरादा किया, मैंने सिर्फ झलकियां देखनी है शाम को 10 मिनट में बस। शायद वो भी ना देखूं, सोचा तो पहले तो यही सोचा था कि वो भी नहीं देखूंगा, बल्कि क्रिकेट ही नहीं देखूंगा, मैं खेला करूंगा। लेकिन अब सोच रहा हूं झलकियां देख लूंगा। अच्छा बच्चों ये देखो, फॉलोइंग लेजर बैलेंस इज अपीयरिंग इन द बुक्स, और ओनली क्या नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, ओपनिंग बुक वैल्यू। अब अल्लाह करे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, फिर तो काम हो गया। अब आप कहोगे सर क्या ये कॉस्ट मॉडल में नहीं हो सकता? हो सकता है, पर मुझे सवाल में डेटा ज्यादा देना पड़ता। ओपनिंग बुक वैल्यू दी है तो कॉस्ट अलग से बतानी पड़ती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कॉस्ट का रेट या लाइफ यूज करके डेप्थ से निकालते हैं, इसलिए मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस यूज किया। भाई आपको फिलहाल सिखाना क्या है, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट बनते थे जो अब दोनों कंबाइन होकर यहां पर एक में कर दे ना, कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेशन। मैंने ओपनिंग लिखी, सॉरी ये देखो आपने तस्वीर में भी नहीं मिलाई जी, ना दोबारा क्यों, देखो कॉस्ट और एक्यूमुलेशन नेट होकर क्या बन गया, बुक वैल्यू। क्लोजिंग कॉस्ट क्लोजिंग एक्यूमुलेशन नेट होकर क्या बन गया, बुक वैल्यू। एडिशन तो सेम, कॉस्ट। डिस्पोजल में कॉस्ट अलग गई, ये अलग अलग थे, ऐसा ही है यहां पे डिस्पोजल की बुक वैल्यू। तो बस ये सिखाना था आपको, ठीक है ना। अब ओपनिंग आ गया तो मेथड कोई भी हो सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर उसको मजीद डेटा देना पड़ेगा समझाने के लिए आपको, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है जी। एडिशन कॉस्टिंग नवे टुक प्लेस ऑन यकम मार्च, एसेट कॉस्टिंग इतने वाज परचेज ऑन इतने वाज डिस्पोज ऑफ ऑन इतने फॉर इतने, कॉस्ट ही दे दिया एसेट की, चले अच्छी बात है। ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया, मसला होगा नहीं इंशाल्लाह, सिर्फ एक्यूमुलेशन का अकाउंट आपका नहीं बनेगा। यही सवाल ही मैं कल करवाऊंगा, उसकी वजह अगले दोनों का सोल्यूशन मौजूद है, क्योंकि तरतीब के मुताबिक ये सवाल मैं करवा के अगले दो होमवर्क में देता हूं, लेकिन आप लोग इतने जीनियस नजर आ रहे हैं कि पहले आप कर लें, कल मैं करवाऊंगा जरूर, पर मैं कल करवाऊंगा, पर आप ट्राई करें इसको, ठीक है। उसके बाद वाले दोनों तो वैसे ही होमवर्क में आने थे ना, और साथ में पास पेपर 4 अभी भी होमवर्क में है, पास पेपर 4 अभी भी होमवर्क में है। उसके अलावा फिलहाल मैं कोई और पास पेपर नहीं छेड़ सकता, क्योंकि उसके अलावा पास पेपर में रिवैल्यूएशन छाई हुई है। तो अब हम कल रिवैल्यूएशन की तरफ चलें, अब हमने थोड़ा बहुत कदम जमाना सीख लिया इंशाल्लाह, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज।